नमस्ते फ्रेंड्स। हम बात कर रहे हैं 12th बायोलॉजी 16 चैप्टर पर्यावरण के मुद्दे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं और 2-3 टॉपिक्स हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं। तो हम बात करते हैं किसकी। हमने बात की थी वायु प्रदूषण। ठीक है, यहाँ पे हम बात कर रहे थे वायु प्रदूषण की। वायु प्रदूषण के स्रोत हमने पढ़ लिए थे। वायु प्रदूषण का स्रोत पिछली वीडियो में लेक्चर है, आप उसको देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे प्रमुख वायु प्रदूषण एवं उनके प्रभाव। ठीक है, अब ये जो प्रमुख वायु प्रदूषण है उनके प्रभाव कितने टाइप्स के होंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। पहले नॉर्मली हल्का सा देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें शेयर कीजिए ताकि वीडियो सबके पास पहुँच जाए। ठीक है, तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं। पहला है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड उसका जो फॉर्मूला है वो है CO। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उसका वायु में क्या इफेक्ट पड़ता है, वो वायु को किस प्रकार से प्रदूषित करती है, तो हम देखते हैं। ठीक है, बात करते हैं। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन देख लेंगे। देखिए, वायु प्रदूषकों को सूचीबद्ध करें तो सूची असीमित रूप से लंबी हो जाएगी। इसलिए इस अध्याय में प्रमुख वायु प्रदूषकों के विषय में अध्ययन किया जा रहा है। वैसे वायु प्रदूषक जो वातावरण में गैस के रूप में होते हैं, गैसीय प्रदूषक, तथा जो द्रव ठोस रूप में होते हैं उन्हें कणीय प्रदूषक कहते हैं। आपको दोबारा मैं बता दूंगी, वायु प्रदूषक जो वातावरण में गैस के स्वरूप में होते हैं, किसके स्वरूप में होते हैं, गैस के स्वरूप में होंगे, उनको गैसीय प्रदूषक कहेंगे। और जो द्रव और ठोस, यहाँ पे दोनों को इंक्लूड किया गया है, द्रव और ठोस के रूप में होते हैं उन्हें कणीय प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है द्रव ठोस के जो द्रव और ठोस से जो प्रदूषक होता है उसे क्या नाम दिया जाता है, तो कणीय प्रदूषक कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड की। तो कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या इफेक्ट पड़ता है, यह वायु प्रदूषकों में अपनी 50% उपस्थिति प्रदर्शित करता है। ये कार्बन युक्त जीवाश्मी ईंधनों जैसे, अब जीवाश्मी ईंधन क्या क्या हो जाएंगे, जैसे कि जीवाश्मी ईंधन में कोयला आ जाएगा, पेट्रोल आ जाएगा, डीजल आ जाएगा इत्यादि अपूर्ण रूप से दहन के फलस्वरूप पैदा होते हैं। किसके, ये किससे, कार्बन मोनोऑक्साइड किससे पैदा हो रहा है, कोयला के जलने से, पेट्रोल का जो हम वाहनों को चलाने में यूज़ करते हैं, डीजल का यूज़ करते हैं, उससे क्या किसकी उत्पत्ति हो रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड की। ठीक है, इस प्रकार को ये पैदा होती है। ये प्राकृतिक रूप से अन्य रूपों में परिवर्तित हो जाता है ये रक्त के हीमोग्लोबिन से संयुक्त होकर। अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड है वो कहाँ पे इफेक्ट करती है, हमें डायरेक्टली जाकर रक्त के हीमोग्लोबिन से संयुक्त होकर उसकी ऑक्सीजन संवहन क्षमता को कम करती है। क्या करती है, हमारे ब्लड में क्या होता है, सांसों के द्वारा क्या होता है, ऑक्सीजन पहुंचती है ब्लड में। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन से संयुक्त होकर कहाँ पे मिलेगा, हीमोग्लोबिन में, और इसे संयुक्त होकर ऑक्सीजन संवहन क्षमता को कम करती है। ठीक है, किसको कम कर देगी, ऑक्सीजन संवहन को, मतलब जो संवहन का मतलब बहना। ठीक है, ऑक्सीजन जो बहेगा हमारे ब्लड में उसको क्या कर देगी, उस क्षमता को कम करती है। इसके कारण सुस्ती आने, सिर दर्द, दृष्टि कमजोरी और भारालपता। अब ये भारालपता मतलब सर भारी भारी महसूस होता है। ठीक है, जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। हमें जब भी हमारे शरीर में जब कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाएगी तो हमें ये निम्न प्रकार के लक्षण देखने को मिलते हैं हमारे शरीर में। उच्च साधारण में इसकी उपस्थिति होने पर जीवों की मृत्यु भी हो सकती है। क्या होती है, अगर ये बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगी, जो भी जीव हों A to Z उनकी क्या होगी, मृत्यु भी हो सकती है इसकी मात्रा अधिक होने पर। ठीक है, कम होने पर तो हमें सिर्फ यही लक्षण दिखाई देते हैं। लगभग 15 मिलियन टन कार्बन मोनोऑक्साइड प्रति वर्ष वातावरण में उत्सर्जित होती है। देखो यहाँ पे पूरा डाटा दिया हुआ है, 15 मिलियन टन कार्बन मोनोऑक्साइड प्रति वर्ष, हर वर्ष का डाटा है ये, हमें पर्यावरणीय विभाग से दिया जाता है, वातावरण में उत्सर्जित होती है। ठीक है, तो ये हमने किसकी बात कर ली, कार्बन मोनोऑक्साइड की, CO। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमें हमारी वायु को प्रदूषित करती है और वायु प्रदूषित होने से बाद में हमें क्या हानि होती है वो भी मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, यानी कि CO2 की। ठीक है, क्या एक्चुअली ये हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड में देखिए, यह गैस मुख्यतः जीवाश्म ईंधन, ये भी कहाँ से उत्पन्न हो रही है, जीवाश्म ईंधन के खनन से, मतलब या उसके वो क्रिया यूज करने से। कोयला, तेल, गैस आदि के जलाने से मुक्त होती है।
किससे मुक्त होती है, किससे प्राप्त हो रही है, हमें मुक्त हो रही है, कहाँ से निकल रही है, इनके जलाने से मुक्त हो रही है, तथा वायुमंडल में मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है, पूरे वायु में क्रिया कर लेगी वायु के साथ, ठीक है, और O2 के साथ मतलब क्रिया करके ये मतलब वायुमंडल में मिल जाएगी। पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 का उपयोग करते हैं, आप सभी को पता है। अब देखिए कोयला जलेगा, CO2 उत्पन्न होगी, तेल की प्रक्रिया खनन करेंगे तो भी वो CO2 उत्पन्न होगी। अब इस प्रक्रिया में ये मिलकर कहाँ चली जाएगी, वायुमंडल में, ठीक है। अब वायुमंडल में मिल जाएगी तो क्या करेंगे, जो पौधे होंगे, पादप जगत जो होता है वो आप सभी को मालूम है CO2 को ग्रहण करता है, ठीक है, का उपयोग करते हैं। परंतु वनों की कटाई एवं अत्यधिक ईंधन के कारण वायुमंडल में CO2 की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि हो जाने से यह मुख्य प्रदूषक बन जाती है। अब देखिए CO2 जितनी भी, हमें फ़र्क नहीं पड़ता अगर हमारी पृथ्वी पे बिल्कुल पूर्ण रूप से अगर वृक्ष लगे हों तो CO2 कितनी भी उत्पन्न हो हमें उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन साथ ही साथ क्या हो रहा है, पृथ्वी पे वृक्ष भी धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। अब वृक्ष कम होने के निम्न कारण है, छोटे छोटे मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि वनों की कटाई हो रही है, जंगलों में आग लग जाती है, ठीक है, खेती करते हैं तो उस जगह को, वनों को काट कर हम खेती करने लग जाते हैं, वहाँ के वन वृक्ष कम हो जाते हैं। शहर उद्योगीकरण करते हैं तो वहाँ के वृक्ष काट देते हैं, वहाँ वृक्ष कम हो जाएंगे। तो ऐसे ऐसे CO2 का जो अपघटन जो करेगा, वो जो पेड़ पौधे हैं वो कम हो जाएंगे, तो जो CO2 की मात्रा है वो पृथ्वी में क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो फिर उससे हमें क्या होगा, प्रदूषण फैलने लगेगा और हम जीव है उसको बहुत ज़्यादा हानि पहुँचने लगेगी, ठीक है। अब देखिए सन 1900 में वायुमंडल में CO2 की सांद्रता कितनी थी, 290 ppm थी, जो 1960 में बढ़कर 315 ppm हो गई। वर्तमान में 1 ppm प्रति वर्ष की दर से वायुमंडल में CO2 की सांद्रता में वृद्धि हो रही है, ठीक है। ये इतना ही आपके लिए बस जानना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इस पे फोकस कीजिए, ठीक है। आपसे ये भी पूछ लेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड को से प्रदूषण के प्रभावों को समझाइए, किस प्रकार से इसमें प्रदूषण फैलता है, तो आपको इसकी डिस्क्रिप्शन देनी है, बस इतना आपके लिए हो जाएगा। अब नेक्स्ट की हम बात करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं, थर्ड, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड SO2। देखिए वायुमंडल में CO2 का स्रोत सल्फर युक्त जीवाश्मी ईंधन का दहन, यहाँ किसके दहन से उत्पन्न हो रही है CO2, जीवाश्मी ईंधन की, ठीक है। अब जीवाश्मी ईंधन आप समझ सकते हैं क्या क्या हो सकता है, जैव अपघटन होता है, सल्फाइड खनिजों की प्राप्ति होती है, धुआं होता है, इस प्रकार कारखानों से उत्सर्जित धुआं हो गया, मतलब जीवाश्मों के ईंधन से आप कोई भी चीज़ को वो करेंगे, ईंधन करेंगे इनका, तो जीवाश्मी ईंधनों का दहन करेंगे, उससे क्या होगा, ये जो धुआं उत्पन्न होगा उससे ही आपको क्या प्राप्त होगी, CO2 प्राप्त होगी। अब इसका मोस्टली एग्जांपल ले लीजिए आप, कारखाने, उद्योग होते हैं, चीज़ों को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है, उन सब जगह पे क्या होता है, दहन करना पड़ता है ईंधनों का, इस प्रकार से फिर हमें CO2 की अधिक मात्रा हमारे वातावरण में बढ़ती जा रही है। हम देखेंगे वायुमंडल में CO2 का स्रोत सल्फर युक्त जीवाश्मी ईंधन का दहन, कल कारखानों से उत्सर्जित होने वाला धुआं, जैव अपघटन, सल्फाइड युक्त खनिजों का दहन आदि है, ठीक है। ये इतने कारण है किसके उत्पन्न होने के, CO2 के उत्पन्न होने के कारण है। इन स्रोतों से CO2 एवं CO3 वातावरण में उत्सर्जित होते हैं। ये दोनों गैसें स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। SO2 और SO3 ये दोनों ही गैस ऐसी हैं जो क्या होती है, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा, जीवों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, ठीक है। अब ये जो आप बोलेंगे CO2 कहाँ से प्राप्त हो रही है हमें, तो जीवाश्मी ईंधन के कारण, दहन के कारण, और कल कारखानों से उत्सर्जित धुआं के कारण, जैव अपघटे सल्फाइड युक्त खनिजों के दहन के कारण, यहाँ से हमें ये गैस की प्राप्ति होती है, इस स्रोत हमें मिलता है, ठीक है। तो ये हमारे लिए बहुत हानिकारक है। ये पानी से क्रिया करके, किससे पानी से क्रिया करेगी, HO2 से, H2O से क्रिया करेगी, सॉरी, तो क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेती है। क्या बनाएगी, सल्फ्यूरिक अम्ल, तथा सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 हो जाएगा। अब जो जल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, H2O, लेकिन अब ये उससे क्रिया कर लेगी तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, H2SO4, ठीक है, बनाती है। वर्षा के दिनों में ये गैसें वायु में उपस्थित होती हैं या वायु में मिलती है, तो वर्षा की बूंदों के साथ अम्ल के रूप में पृथ्वी पर गिरती है। मैंने बताया SO2 जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हुई, आपकी SO2 हुई, ये सब आपकी अम्लीय वर्षा के रूप में हमें प्राप्त होती है, ठीक है। तो बूंदों के साथ के रूप में पृथ्वी पर गिरती है, इस वर्षा को ही हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। वर्षा की बूंदों में उपस्थित यह अम्ल त्वचा में जलन, फफोला उत्पन्न करता है। जो
अम्लीय वर्षा होती है वो हमारे बॉडी पे क्या इफेक्ट करती है, हमारी बॉडी पे फफोले टाइप की, हमारी त्वचा में फफोले टाइप के पड़ने लग जाते हैं। और जो कोई भी बाहरी इमारतें होती हैं उनकी परतों पे अगर ये अम्लीय वर्षा होती है तो धीरे धीरे क्या होता है, उनका जो कलर होता है डाउन चला जाता है, चट्टाने का क्षरण होने लगता है। मतलब बहुत सारी हमें इससे बहुत ज़्यादा जो प्रभाव पड़ता है, ठीक है, अम्लीय वर्षा के कारण। ठीक है, और साथ में क्या दिया हुआ है, उत्पन्न करता है, साथ ही इन्फ्लुएंजा, दमा एवं निमोनिया जैसे रोगों को फैलाने में सहायता करता है। किसके कारण हो रही है अम्लीय वर्षा, याद रखिएगा, CO2 SO3 के कारण, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। इतना ही आप डिफाइन कर देंगे तो आपके लिए इतना सफिशियंट होगा। आई होप आपके ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, बाकी नेक्स्ट और भी हैं, और भी क्या है आपके वायु प्रदूषक है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। आई होप आप इस चीज़ को समझेंगे अच्छे से और आपको ये समझ में आएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।